मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर पहले की तरह ही कुछ नए क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के तथा न्यूमेरिकल्स लेकर आपके सामने आया हूं और आशा करता हूं आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखेंगे। और ये तो हमारी गारंटी है कि इन्हीं सब क्वेश्चनों में से बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे और अगर इसकी आप तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे नया वीडियो आपको फिर मिल सके, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो तो ज़रूर ही डालते हैं। तो ये सब पूरे कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन है, साथ ही साथ बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बॉडी इज इन फ्री फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, इसको समझ लीजिए। एक बॉडी है जो कि ऊपर से गिराई जा रही है इस तरह से। तो ये बॉडी फ्री फॉल मतलब कोई भी उसको ऊपर से गिरा दे रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो इसमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंतर्गत ये नीचे की तरफ गिरती है, तो जो कि कांस्टेंट होती है। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरती है। तो जब इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ही कांस्टेंट होगा, तो क्या कांस्टेंट इसमें पूछ रहा है कि क्या चीज़ कांस्टेंट, कौन चीज़ नहीं बदलेगी। तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है फ्रीली, मतलब कोई बल नहीं लगाया जाता, तो इसका क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी या एक्सेलरेशन या मोमेंटम। तो देखिए, एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये नीचे गिरेगी। क्योंकि जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses are thrown vertically upwards with the same initial velocity। देखिए, दो बॉल, एक ये और एक ये, दो बॉल जो है क्या किए जाते हैं, बॉल्स ऑफ डिफरेंट मास मतलब m1 और ये m2, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी। इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है, सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी। u जो है ये इसका भी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम। व्हाट बॉल विल रीच द मैक्सिमम हाइट। कौन सा बॉल सबसे अधिक ऊंचाई तक, जो ऊंचाई ये कवर कर रहा है, वो सबसे अधिक कौन करेगा। तो फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। दो बॉल हैं जो कि पृथ्वी पर से फेंके जाते हैं, जिनका अलग अलग द्रव्यमान है। द टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज, अलग अलग मास है। देखिए, m1 m2 आर थ्रोन वर्टिकली, ऊपर सीधे ऊपर की तरफ फेंके जा रहे हैं विद द सेम इनकी वेलोसिटी जो है ये सेम है। तो विच बॉल विल रीच द मैक्सिमम हाइट। तो कौन सा बॉल सबसे ज़्यादा हाइट कवर करेगा। देखिए, इसमें क्या चीज़ है, चूँकि वेलोसिटी दोनों की सेम है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। देखिए, इसकी भी u है, इसकी भी बराबर है। मास भले ही डिफरेंट है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन जाएगा। तो देखिए, इस फार्मूले से h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो देखिए, दोनों के मास भले ही अलग हों, डिफरेंट हों, लेकिन
चूँकि वेलोसिटी सेम है इसलिए इस पर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। इस पर जो बल लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर लगेगा, तो वो सेम है। जी का मान क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा, इसलिए दोनों सेम हाइट पर जा कर के पहुँचेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी सेम है और भले ही वस्तु डिफरेंट मास की हो, अलग अलग द्रव्यमान की हो, तो इनको एक साथ अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये समान ऊंचाई तक जा कर के पहुँचेंगी। ऊंचाई अलग अलग नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई 5 किलोग्राम की है, कोई 10 किलोग्राम की है, तो वो सेम ही ऊंचाई तक जाएगी, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है क्या है, सेम है। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए, बोथ विल रीच द सेम हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट मतलब जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी सब्सटेंस की, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कहाँ तक ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, 1 किलोग्राम की अगर हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी उष्मा हीट या देते हैं, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। स्पेसिफिक हीट की यही इसकी विशिष्ट उष्मा जिसको हिंदी में कहते हैं, यही इसकी परिभाषा ही है। 1 किलोग्राम वस्तु को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होगी वही उसकी स्पेसिफिक हीट होगी या विशिष्ट उष्मा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। 1 किलोग्राम की वस्तु को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होगी या हीट की आवश्यकता होगी वही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा की क्या परिभाषा है। क्या करेंगे, 1 किलोग्राम की वस्तु लेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे, तो उसके लिए जितना हमको उष्मा देनी पड़ेगी क्यू, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, What happens to the internal energy of an ideal gas when it expands isothermally? आइसोथर्मली मतलब कि किसी भी गैस की, आइडियल गैस है, ध्यान रखिए, आइडियल आदर्श गैस है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसको आइसोथर्मली, इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो इसकी जो होगी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये रिमेंस कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस देखिए, व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल। देखिए आदर्श, आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस। तो आदर्श गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी जब हम इसको आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको फैलाएंगे या गर्म करेंगे। तो याद रखिए, आइडियल गैस अगर ली जाती है तो उसे अगर हम इंटरनल गर्म को गर्म करते हैं या हीट देते हैं या निकालते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किस गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, यानी कि आइडियल गैस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बार बार समझा रहे हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को लाते हैं, पूरे फिजिक्स को कवर करते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चन ले आते हैं। इससे ये होगा कि आपकी पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी और बार बार उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिजिक्स एकदम ताज़ा तरीन रहेगी।
कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर क्वेश्चन है। एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? तो आप जानते हैं पोटेंशियल की V इज इक्वल टू W/Q होता है, ये फार्मूला है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट सीधे सीधे वोल्ट होती है। यूनिट एसआई यूनिट जो होगी इसकी वोल्ट होगी। तो विभव की, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, उसकी यूनिट कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, करंट को नापने के लिए, धारा को नापने के लिए कौन सा अपरेटस, कौन सी डिवाइस जो है यूज की जाती है, कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, एमीटर को, एमीटर को हम लोग धारा नापने के लिए यूज करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में, एक मान लीजिए वायर है और इसको हम सेल से जोड़ देते हैं। जब सेल से जोड़ देते हैं तो इसके इसके पॉजिटिव सिरे से धारा ऐसे बहेगी। तो ऐसे जब बहेगी तो इसमें जो धारा आई बहेगी वो किससे नापा जाएगा? किससे नापा जाएगा? एमीटर से। एमीटर, एमीटर धारा मापी जिसको कहते हैं, उससे नापा जाएगा। तो याद रखिए धारा को नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? एमीटर, धारा मापी नाप को यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्टिक्स मतलब लाइट से इसका क्वेश्चन है। तो लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज़ी से लाइट, प्रकाश किस में ट्रेवल करती है, किस में जाती है, चलती है? तो बहुत देखिए जब वैक्यूम रहेगा, मतलब निर्वात, कोई भी गैस कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम में आपको मतलब निर्वात में कोई गैस या कुछ भी नहीं है, तब उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश की किरण चलेगी। तो याद रखिए प्रकाश की किरण की वेलोसिटी, प्रकाश की किरण का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? वैक्यूम में होगा, मतलब निर्वात में होगा, जहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये ऑप्टिक्स है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज, याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस, पहले तो आप समझ लीजिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। देखिए ऐसे होता है, जो ये है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि बीच में मोटा होता है, और ये जो है कॉनकेव लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं, जिसको उत्तल लेंस हिंदी में कहते हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा आप याद रखिए पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ हमेशा इसकी पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? जहाँ पर जा कर के सारी प्रकाश की, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण चली, ये जा कर के मिली, ऐसे प्रकाश की किरण चली, यहाँ जाके मिली, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये फोकल लेंथ का, जहाँ फोकल मतलब जहाँ पर जा कर के किरणें मिलें एक जगह, उसको, उस दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a photoelectric experiment, if the frequency of the incident light is less than the threshold frequency, then, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का पर क्वेश्चन है। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंट लाइट इज लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जो है इंस्टेंट लाइट की लेस दैन किससे है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन लेके कभी नहीं निकलेगा। देखिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, इतनी कम से कम वो फ्रीक्वेंसी ज़रूर होनी चाहिए जिस पर अगर मान लीजिए हम प्रकाश की किरण डालते हैं, किसी प्लेट पर प्रकाश की किरण डालते हैं,
तो डालने से इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम हो। तो उतनी अगर फ्रीक्वेंसी रहेगी, आवृत्ति होगी, तभी इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो याद रखिए, जब किसी भी प्लेट पर प्रकाश की किरण डाल दी जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे जब कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़रूर हो, तब आपको इलेक्ट्रॉन उससे इमिट होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन of the energy of an electron in the path orbit of hydrogen atom is proportional। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों तरफ। तो देखिए, उसको पूछ रहा है कि द एनर्जी ऑफ उस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों एक इलेक्ट्रॉन, वो उसकी क्या एनर्जी होगी, उस पर ये क्वेश्चन है। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिट इज़ 1/n² के प्रोपोर्शनल होगी। तो याद रखिए, ये जो एनर्जी होगी उसकी, वो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। कक्षा की संख्या ये होती है, तो एक ही कक्षा है तो इसकी एनर्जी होगी। तो याद रखिए, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो 1/n² के प्रोपोर्शनल होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, सिंपल हार्मोनिक, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ से लटकाई गई है, तो इसको जब हम ऑसिलेट करेंगे इस तरह से, तो ये बार बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरह से जाएगी आएगी इस तरह से। तो इस गति को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति में कह रहा है कि इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स में जो इस पर अपोजिट, देखिए इधर जा रही है तो एक फोर्स इसको लग रहा है इस तरह खींचने के लिए, तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। बहुत सिंपल क्लास क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, फोर्स एफ, इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज, देखिए किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे डिफाइन की जाती है। बहुत सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी एफ जो होगा 1 सेकेंड में, देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए कोई भी वो है वस्तु है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन की जाएगी, 1 सेकेंड में। देखिए यही क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी भी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं, गुजरती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या, ए ब्लॉक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस।
10 kg placed on a horizontal surface with a coefficient of friction 0.4. Calculate the frictional force acting on the block. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, कौन सा फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। एन क्या होता है इसमें, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। इसमें सब वैल्यू दी हुई है, मास दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4। तो रख देंगे तो इसका आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आप उसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर पर ये क्वेश्चन है। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 0.5 मीटर लॉन्ग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला। The wire is placed perpendicular to the magnetic field. Calculate the force on the wire. तो देखिए क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिए। एक करंट, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 0.5 मीटर। तो कितनी करंट दी हुई है इसमें, I इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 एम्पियर दिया हुआ है और लेंथ कितनी दी हुई है यल, ये तो करंट हो गई। और दिस इज इक्वल टू कितनी लेंथ है 0.5 मीटर हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है बी 0.2 टेस्ला। तो क्या निकालना है इसमें, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए। इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री है, बी आई एल ये सब वैल्यू दी हुई है तो रख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इस पर फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं, उसको आसानी से आप करते चले जाएंगे। देखिए हिंट देते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसको समझाते भी जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो मतलब यन दिया हुआ है, यन की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 टर्न्स। फिर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल थ्रू द इतना 0.1 वेबर टू 0.5 वेबर यूनिट। तो इसमें डेल्टा फाई दिया हुआ है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी 0.2 सेकेंड। तो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लगा देंगे। तो देखिए E इज इक्वल टू डेल्टा फाई φ2 माइनस φ1 0.5 माइनस 0.1, एन की वैल्यू 100 दी हुई है और समय दिया हो 0.2 सेकेंड। तो आपको ये वैल्यू इसकी मालूम हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। इसमें देखिए फार्मूला याद रखिए, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। एन जो है नंबर ऑफ कॉइल्स है, डेल्टा फाई जो है रेट ऑफ, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहते हैं। तो आपको ई मिल जाएगा, क्या ई है ईएमएफ है जो कि निगेटिव आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। देखिए ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन 10 into 5 centimeter carries a current 2 ampere and is placed in uniform magnetic field of strength 0.1 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. कैलकुलेट द टार्क। अब देखिए टार्क निकालना है, इसमें टार्क का फार्मूला इसमें रखेंगे। देखिए टार्क के लिए क्या फार्मूला होता है, टार्क के लिए ये देखिए फार्मूला, टार्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई टार्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन
थीटा। तो देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, क्लियर दिया हुआ। देखिए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। आई की वैल्यू 2 एम्पियर दी हुई है, सब रख देंगे। एरिया की 10 × 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल देंगे। 1 सेंटीमीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख करके इसको मीटर में बदल दिया गया। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। तो ये सब मान रख देंगे। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, ए एरिया है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंगल लूप है इसलिए एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। क्षेत्रफल इसका 10 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको मीटर में जल देंगे क्योंकि यम के यस पद्धति में हमको इसमें लिखना है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू मीटर में किलो सेकंड पद्धति में रख करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए इसमें वैल्यू रख करके आप देख लेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर आ गया आपको 0.001 न्यूटन मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए 500, देखिए यन दिया हुआ 500 टन, कितना लंबा है 0.5 मीटर। करंट कितनी है, 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के, ये सोलेनॉइड है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला आप लगा दीजिए सीधे सीधे, बी इज इक्वल टू मी जीरो यन आई। यहाँ ध्यान रखिए बी इज इक्वल टू मी जीरो यन आई है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू जीरो यन और आई, ये यन है, यन आई। और लेकिन ध्यान दीजिए यन की वैल्यू जो होती है, वो यन की वैल्यू जो होगी वो होगी, यन की वैल्यू कितनी होगी इसमें देखिए लिखा, यन जो है वो पूरा आपको यन बाई यल है। यन बाई यल मतलब यन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल एन की वैल्यू, केवल स्मॉल एन की वैल्यू देखिए, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सब मान इसमें रखेंगे। देखिए क्या क्या मान रख दिया, एन बाई एल का रख दिया, 500 बाई 0.5, लेंथ 0.5 मीटर है। तो और बी की वैल्यू म्यू जीरो की मान वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया, एन का रख दिया और एल का आई का रख दिया 3 एम्पियर। तो ये आपको वैल्यू आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ए प्रोटॉन, देखिए एक प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला विथ वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी दी हुई है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर। देखिए प्रोटॉन जो चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस निकाल, सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालने के लिए देखिए ये फार्मूला, चूँकि सर्कुलर पाथ है इसलिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आर इज इक्वल टू, रेडियस के लिए आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू इंटू वी। तो वो सब चीज़ इसमें दी, मास ऑफ दी प्रोटॉन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, चार्ज आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सब वैल्यू यहाँ रख देंगे, सब चीज़ देखिए रखी गई। 1.67 इंटू 10⁻⁷ ये मास हो गया, वेलोसिटी दी 10⁻⁶, ये इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड 0.2 है। तो ये सब मान रख देंगे। तो वैल्यू रख देने पर आपको ये वैल्यू देखिए क्लियर आ गई। इसका आंसर आ गया कितना, इतना। इसका रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो गया, सर्कुलर पाथ का रेडियस सेंटीमीटर में आया है 5.22 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज एट द रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ चेंज अब दिया हुआ 0.02 टेस्ला पर सेकंड, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए लूप।
तो बहुत सिंपल ये कह देखिए ई इज इक्वल टू ये फार्मूला इसमें लगा देंगे। ई इज इक्वल टू ए डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। तो ए की एरिया दी हुई है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। डी बी अपान डी टी दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये सब दिया हुआ है, तो ये सब वैल्यू रख देंगे। तो EMF किस में आ जाएगा, वोल्ट में रख देंगे। याद रखिए ए जो है एरिया है, डी बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये भी दिया हुआ है, तो रख देंगे। तो ये नेगेटिव में आपकी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंड्यूस्ड EMF है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड इनटू ए डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हाट टू बी न्यू रेजिस्टेंस। एक तार को जो कि जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसको हम डबल खींच करके कर दे रहे हैं, तो इसका जो है न्यू रेजिस्टेंस नया प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध जानते हैं, प्रतिरोध जो है धारा के मान को कम कर देता है प्रतिरोध। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो लंबाई अगर दुगनी कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस सीधे सीधे 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी तार की लंबाई को आप दुगना करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है दुगना ही नहीं बल्कि 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए ड्यूअल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए ड्यूअल नेचर मतलब जो नेचर ऑफ रेडिएशन, जो प्रकाश होते हैं इसके 2 नेचर होते हैं। एक तो वो कण की तरह व्यवहार करता है, दूसरा वेव की तरह। एक तो ये कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश की किरण में 2 नेचर होते हैं, कहीं कहीं वो कण की तरह व्यवहार करता है, एटम की तरह व्यवहार करता है, और दूसरा वेव की तरह। तो इसीलिए इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर। 2 नेचर दिखाता है। एक तो जैसे कोई भी कण होता है उसमें द्रव्यमान होता है, वेलोसिटी होती है, ये सब होता है, और वेव, तो ये ड्यूअल नेचर दिखा रहा है। मास देखिए, तो इसमें क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव की तरह व्यवहार करता है, और चूँकि मास है इसलिए इसमें ये एक मैटर की तरह व्यवहार करता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। देखिए ये फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। लैम्डा इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट है। देखिए यही फार्मूला, लैम्डा वेवलेंथ, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी। तो सब वैल्यू रख देंगे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी कितनी है 10⁶। ये सब वैल्यू इसमें दी हुई है। देखिए ये सब वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। वेलोसिटी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसकी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के कारण। तो ये आपकी इसकी वेवलेंथ मालूम हो जाएगी। किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो इस तरह से आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताए, और इसका जो है सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि पूरे चैप्टर, कम से कम 10-12 चैप्टरों को हमने इसमें कवर किया है। इससे आप एक तरह समझिए पूरी फिजिक्स के 10-12 चैप्टरों का रिवीजन हो गया, क्योंकि इसमें जो आपने फार्मूला लगाए या जो थ्योरी लगाई, तो एक तरह से आपको सारी चीज़ें इसमें धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। इस तरह से आप अगर हजारों क्वेश्चन, 2-3 हज़ार क्वेश्चन जो कि हम आगे करेंगे, हर वीडियो में देंगे आपको रोज़, तो उसे आप जब देखेंगे तो एक दिन ये आएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के हल या सारे क्वेश्चन की जो है आंसर आपको ज़बानी याद हो जाएगा। तो जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, वो पेपर देखते ही आपको कितने क्वेश्चन, तो ऐसे ही इसके आंसर आपको ज़बान पर याद रहेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे फिर से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे नए वीडियो को आप देखना चाहते हैं और फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, जो कि एक गारंटी है हमारी, तो आप पूरे वीडियो को देखिए, और नए क्वेश्चन को पाने के लिए इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और
इतना है कि फ़िज़िक्स आपको, जैसा कि बार बार बता रहे हैं कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसमें समझदारी बहुत ज़रूरी है। और समझदारी तभी आएगी जब हर चैप्टर्स की आपकी लगभग रिवीजन होती रहे, चाहे वो न्यूमेरिकल के रूप में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के रूप में हो, चाहे थ्योरी के रूप में हो, तो एकदम ज़बान पर आपको याद हो जाएगा। इतनी आसान हो जाएगी फिजिक्स, जिसको आप लोग एक हवा समझ रहे हैं। और आप देखिएगा कि 90 एबव नंबर आप पाएंगे, 95, 96, 9700 में आप निश्चित रूप से पा जाएंगे। और हैंडराइटिंग खूब बढ़िया रखिए और डेली हमारे वीडियो को देखिए। कम से कम आप इतना तो ज़रूर करिए कि आधे घंटे 45 मिनट का समय ज़रूर निकालिए इस वीडियो को देखने के लिए। और आप, मेरी गारंटी है कि आप देख लीजिएगा कि परीक्षा के आते आते, बोर्ड एग्ज़ाम चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आते आते आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों। पुनः आपसे मैं आशा करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई कमेंट करना हो या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर हमें बताएं, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगला वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।